गुड आफ्टरनून। एफएम के लास्ट क्लास में हमने टर्बुलेंट फ्लो का लेक्चर लिया था। उसमें हमने देखा था कि एनर्जी लॉसेस में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था एनर्जी लॉसेस को। एनर्जी लॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स इन पाइप्स। स्पेशली हम ये टर्बुलेंट फ्लो जो पढ़ रही है पाइप्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, स्पेशली पाइप्स के लिए, ठीक है। वहाँ पर अपने एनर्जी लॉसेस का आर्टिकल चल रहा था अपना। एनर्जी लॉसेस में अपने दो तरह के लॉसेस देखे थे, एक तो मेजर लॉस और दूसरा माइनर लॉस, ठीक। अब ये मेजर लॉसेस क्यों होते हैं? कि फ्रिक्शन की वजह से होता है। इसका रीजन क्या है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। दीज आर स्पेशली ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। और माइनर लॉसेस के कई सारे रीजंस हैं। ये अपने माइनर लॉसेस के रीजंस देख रहे हैं। कभी एक्सपांशन की वजह से होता है, यानी पाइप का डायमीटर अगर सडनली इंक्रीज हो जाता है तो हो जाता है। उसके बाद कभी सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पाइप का डायमीटर तो होता है। वहां पर आपको ये भी कैलकुलेट करना है हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन। जब पाइप किसी टैंक में एंट्री करता है, पाइप का फ्लूइड किसी टैंक में एंट्री करता है, तब भी हेड लॉस होता है। दैट इज हेड लॉस ड्यू टू सडन एंट्रेंस या हेड लॉस ड्यू टू एंट्रेंस, ठीक है। उसके बाद हेड लॉस ड्यू टू एग्जिट। एग्जिट जहां पर होता है वहां पर भी कुछ हेड लॉस होता है, कुछ एनर्जी लॉस होती है। उसके बाद जब पाइप के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, फॉर एग्जांपल स्टोन आप ले सकते हो। एक स्टोन है पाइप के बीच में और वो फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो वहां पर भी हेड लॉस या एनर्जी लॉस हो जाता है। फिर पाइप को अगर बेंड करते हो, किसी जगह पर पाइप बेंड है तो वहां पर भी एनर्जी लॉस हो जाता है। और पाइप के ऊपर कुछ फिटिंग्स रहते हैं अलग अलग, जैसे वॉल रहता है या अलग अलग तरह के फिटिंग्स रहते हैं। उस फिटिंग जहां पर है वहां पर भी कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। ये सभी लॉसेस हैं, ये माइनर लॉसेस, राइट। और ये जो लॉस था ये मेजर लॉस था, ठीक है। मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस, ये दो तरह के अलग अलग लॉसेस हैं। इसमें से अपने मेजर लॉसेस कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। हमने मेजर लॉसेस कंप्लीट किया। मेजर लॉसेस में हमने देखा था ये स्पेशली फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। और मेजर लॉसेस हमें दो फॉर्मूला से मिलते हैं, मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हमें दो फॉर्मूला से मिला था। एक तो डार्सी-विस्बैक इक्वेशन, दूसरा चेजिस फॉर्मूला। ये दोनों भी एक्सप्रेशंस हमने कंप्लीट किए थे, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट किए थे। यानी अपना मेजर लॉसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके पहले के आप वीडियोस देख लेना जिन्होंने नहीं देखे हैं। उसके बाद हम माइनर लॉसेस की तरफ जाते हैं। माइनर लॉसेस कितने तरह के हैं? मेजर लॉसेस फ्रिक्शन की वजह से थे, माइनर लॉसेस के अलग अलग रीजंस हैं, ठीक है। अब ये इनको माइनर एनर्जी लॉसेस क्यों बोला गया? क्योंकि ये एनर्जी लॉसेस एक तो माइनर होती है, पहली बात नाम में ही सब कुछ है। दूसरी बात, जब लॉन्ग पाइप होता है तो लॉन्ग पाइप में हम इसको निगलेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही कम है। लॉन्ग पाइप में फ्रिक्शनल लॉसेस ज्यादा होते हैं, यानी माइनर मेजर लॉसेस ज्यादा होते हैं, और उसके कंपैरिजन में माइनर लॉसेस काफी कम होते हैं। तो अगर हम इसको निगलेक्ट करते हैं तो वहां पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो मतलब वहां पर कोई सीवियर चेंज नहीं होता है वहां पर। उसकी वजह से अपन इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं लॉन्गर पाइप में। पाइप की लेंथ अगर कम होगी तो वहां पर हम ये माइनर लॉसेस कंसीडर करते हैं, इसलिए इसको माइनर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग पाइप होगा, ठीक। अब ये माइनर लॉसेस वन बाय वन अपन देखते हैं। फर्स्ट लॉस कौन सा है? ड्यू टू सडन एक्सपांशन। ये सडन एक्सपांशन वाला लॉस जो है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका एक्सप्रेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। जैसे मेजर लॉस में डार्सी-विस्बैक का इक्वेशन आपने मैंने बोला था उस वीडियो में भी कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सप्रेशन काफी बार पूछते हैं इसका। और माइनर लॉसेस में सडन एक्सपांशन का एक्सप्रेशन काफी बार पूछते हैं। तो आप वन बाय वन देखते हैं कि बाकी के लॉसेस अपन इसके बाद देखेंगे। तो हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन, राइट। अब होता क्या है? पाइप का डायमीटर है मान लो कुछ d1 जितना, और आपने सडनली यहाँ पर पाइप का डायमीटर बढ़ा कर दिया, पाइप का डायमीटर सडनली एक्सपांड कर दिया, तो वहां पर कुछ एनर्जी लॉस होगी। दैट इज कॉल्ड हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन और एनर्जी लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन। अब ये पाइप का डायमीटर बढ़ाने के बाद होता क्या है, क्यों हेड लॉस होता है, वो आप थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। उसके बाद उसका एक्सप्रेशन अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हेडिंग है हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन, आपको दिख रहा है। उसका नोटेशन HE है। जैसे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को आपने HF बोला था, वैसे हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन का HE है। बाकी के भी आपको नोटेशंस दिख रहे हैं। हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन HC है, एंट्रेंस का HI है और एग्जिट का HO है। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है,
और बेंड के लिए HB बोला जाता है, फीटिंग के लिए वैसे स्पेसिफिक नोटेशन है, ये अलग अलग नोटेशन है उस पर्टिकुलर हेड लॉस। मान लो आपने क्या किया, एक पाइप कंसीडर किया जहां पर सडन एक्सपेंशन हुआ है, सडन एनलार्जमेंट ऑफ पाइप हुआ है, D1 डायमीटर टू D2 डायमीटर। पहले डायमीटर D1 था पाइप का और उसके बाद अचानक से डायमीटर बड़ा हो गया, एक्सपांड हो गया और डायमीटर D2 बन गया। अब ये D1 डायमीटर का पाइप, ये D2 डायमीटर का पाइप, एक्सपांशन हुआ है। जहां एक्सपांशन हुआ है, पाइप की डायमीटर सडनली इंक्रीज हो गई, एनलार्ज हो गई, तो वहां पर एनर्जी लॉस होगी। अब कितनी एनर्जी लॉस होगी या कितना हेड लॉस होगा हमें कैलकुलेट करना एक्सप्रेशन से, राइट। तो हमने एक पाइप कंसीडर किया है जिसका सडन डायमीटर इंक्रीज हुआ है D1 टू D2। अब ये फ्लो ऐसे हो रहा था इस पाइप में, D1 जितने डायमीटर के पाइप में फ्लो हो रहा था। जैसे डायमीटर इंक्रीज हो गई तो ये फ्लो आप कैसे ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फ्लो बराबर इसके बाउंड्री को चिपक के चलेगा? कैन यू एक्सपेक्ट दिस? You cannot expect that this flow will follow the abrupt change in boundary. आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसे बाउंड्री के साथ चल रहा था ये लिक्विड, बराबर है, और यहाँ पर जैसे इंक्रीज हो गया डायमीटर, वहां पर ये बाउंड्री के साथ ही चलेगा, ऐसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना सडन चेंज हुआ है बाउंड्री का, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फ्लूइड। तो फ्लूइड कैसे फ्लो होगा? ये इस तरह से फ्लो होगा, दिख रहा है, ये इस तरह से फ्लो होगा। और जो इतना एरिया है, इतने एरिया में इडीज फॉर्मेशन होगा। इडीज मतलब आप जानते हैं, आप जब पानी में पत्थर मारते हो तो ऐसे इडीज फॉर्मेशन होता है। इडीज के बारे में आप जानते हो। तो क्या होगा, ये पार्ट और ये पार्ट, इसमें इडीज फॉर्मेशन होगा। इडीज ऐसे सर्कुलर इडीज फॉर्मेशन होगा, सर्कुलर डिस्टर्बेंसेस वेव्स फॉर्म होंगी, इडीज फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। इडीज के बारे में आप जानते हो। और ये इडीज फॉर्मेशन होंगी, उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। वो इडीज फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी लॉस होगा, और दैट एनर्जी लॉस इज कॉल्ड एनर्जी लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन या सडन एनलार्जमेंट। ठीक है, उसको कैलकुलेट भी करेंगे अपन कितना आता है। नीचे लिखा है कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिखे हुए, कुछ बोला है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट और सडन चेंज इन डायमीटर ऑफ द पाइप फ्रॉम D1 टू D2, अपने डायमीटर D1 टू D2 चेंज किए, the liquid flowing through the pipes, liquid flowing through the small pipes, small pipe जो liquid flow हो रहा था, that is not able, the liquid flowing through small pipe is not able to follow the abrupt changes in the boundary. यहाँ पर अचानक से जो बाउंड्री में चेंज हुआ है, वैसे क्या वैसे चेंज ये फॉलो नहीं करेगा लिक्विड, ये ऐसे ही बाउंड्री के साथ चिपक के नहीं चलेगा। जैसे चेंज हुई वो यहाँ से अपना वे बनाएगा, वो अपना वे थोड़ा सा चेंज करेगा इस तरह से। और ये जो फ्लूइड है, ये जो इतना एरिया है, यहाँ पर इडीज फॉर्मेशन होगा, लिक्विड ऐसे घूमने लगेगा। लिक्विड इज नॉट एबल टू फॉलो द अब्रप्ट चेंजेस इन द बाउंड्री एंड दस फ्लो सेपरेट्स फ्रॉम द बाउंड्री। ये फ्लो जो है ये बाउंड्री के साथ चिपक के नहीं चलता है, सेपरेट हो जाता है, इधर से फ्लो होने लगता है। और उसकी वजह से क्या होता है फिर, एंड इडीज आर फॉर्म, द हेड लॉस ड्यू टू हेड लॉस or energy loss takes place due to the formation of these eddies. Head loss or energy loss takes place due to formation of these eddies. और वो जो eddies बने हैं यहाँ पर, ये बाउंड्री फ्लो सेपरेट हो गया बाउंड्री से, इसकी वजह से इतने एरिया पे eddies बने हैं। eddies आप जानते हैं, ये जो सर्कुलर वेव्स होती है, उस eddies की वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है, और उसी एनर्जी को अपन बोलते हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट और हेड लॉस ड्यू टू या एनर्जी लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन एनलार्जमेंट कुछ भी बोलो। ठीक है, अब मान लो P dash is the pressure intensity of liquid eddies on the area A2 minus A1। कौन सा एरिया? A2 minus A1। A2 minus A1 मतलब कौन सा एरिया? जितने एरिया में eddies बन गए वो एरिया की बात कर रहे हैं, उस एरिया की बात कर रहे हैं जितने एरिया में eddies बन रहे हैं, उस एरिया के ऊपर P dash is the intensity of pressure बोला। इस eddies का लिक्विड जो है, मतलब इस pressure intensity of liquid eddies on the area A2 minus A1। इस eddies का जो प्रेशर है, लिक्विड eddies जो बन गए, उसका प्रेशर A2 minus A1 जितने एरिया के ऊपर लगेगा। क्यों? देखो ये A1 जितना एरिया था और ये पूरा एरिया A2 था, अगर इतना एरिया माइनस करेंगे अपन, ये टोटल एरिया में से इतना एरिया माइनस करेंगे तो eddies वाला एरिया मिलेगा आपको कितना, A2 minus A1। A2 minus A1 जितने एरिया के ऊपर ये eddies का प्रेशर एक्ट कर रहा है, प्रेशर इंटेंसिटी P dash जितना। ठीक है, ये आपने कंसीडर किया। आगे अपन देखेंगे इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, कितना एनलार्जमेंट की वजह से हेड लॉस हुआ या फ्रिक्शन लॉस हुआ है कैलकुलेट करते हैं। आपने क्या किया है, एक दो सेक्शंस लिए, कहां पर
एनलार्जमेंट के पहले एक सेक्शन लिया सेक्शन नंबर 1 और एनलार्जमेंट के बाद में एक सेक्शन लिया आपने सेक्शन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेक्शन नंबर 1 पे P1 जितना फोर्स लग रहा था और सेक्शन नंबर 1 पे एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप A1 जितना एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप है, राइट। A1 कितना होगा, A1 इक्वल्स टू पाई बाय 4 d1 स्क्वायर एंड A2 इक्वल्स टू पाई बाय 4 d2 स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, राइट। तो फिर वहां की वेलोसिटी कितनी होगी, सेक्शन नंबर 1 की वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी v1 और सेक्शन नंबर 2 की वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी v2, राइट। ओके, तो आपने जो सेक्शन 2 सेक्शंस कंसीडर किए उन 2 सेक्शंस को अपन क्या करते हैं, पहले अभी बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम टू apply Bernoulli's theorem at sections 1 and 2। ये 2 सेक्शन पे आप क्या कर रहे हो, Bernoulli's theorem अप्लाई कर रहे हो, तो क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी एट सेक्शन नंबर 1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन नंबर 2 प्लस हेड लॉस बिटवीन सेक्शन नंबर 1 एंड 2। अब हेड लॉस क्यों हो रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से नहीं, सडन एक्सपांशन की वजह से हेड लॉस हो रहा है। तो अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी एट सेक्शन नंबर 1, टोटल एनर्जी में कौन-कौन इंक्लूड होगा, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस डाटा एनर्जी, राइट। तीनों एनर्जी का समेशन एट सेक्शन नंबर 1 इक्वल्स टू तीनों एनर्जी का सम एट सेक्शन नंबर 2 प्लस हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट बिटवीन सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। ये होगा अपना बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन। तो अप्लाई करते P1 बाय ρg मतलब प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन नंबर 1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g मतलब वेलोसिटी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन नंबर 1 प्लस Z1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी या डाटा एनर्जी एट सेक्शन नंबर 1 इज इक्वल्स टू सेक्शन नंबर 2 की बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 2 की टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस डाटा, या पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस प्रेशर एनर्जी, राइट। तो P2 बाय ρg ये जानते हैं आप डिटेल में, तो इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। P2 बाय ρg प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 प्लस राइट साइड पे अपन क्या ऐड करते हैं, हेड लॉस ऐड करते हैं। हेड लॉस किसकी वजह से हुआ हेड लॉस, यहाँ पर एक्सपांशन की वजह से। उसका नोटेशन क्या है, HE, तो ये HE यहाँ पर ऐड करेंगे, HE क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप कहीं पर भी एक डाटा लाइन ले लो, कहीं पर भी एक रेफरेंस लाइन ले लो, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 उस डाटा लाइन से सेम हाइट पे है, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 उस डाटा लाइन से सेम हाइट पे है। इसका मतलब Z1 इक्वल्स टू Z2 है, बराबर है, Z1 इक्वल्स टू Z2 है, तो Z1 Z2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 पे वेलोसिटीज अलग है। पिछले एक्सप्रेशन में हमने क्या किया था, वेलोसिटीज को भी कैंसिल आउट किया था, क्योंकि वहां पर दोनों भी सेक्शन पे पाइप का डायमीटर सेम था। अगर पाइप का डायमीटर चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज होने का कोई संबंध नहीं। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटीज अलग अलग है, तो वेलोसिटीज को अपन कैंसिल आउट नहीं करेंगे। देयरफॉर अब ये क्या कैंसिल आउट करेंगे, अपने Z1 और Z2 को कैंसिल आउट किया, बचा हुआ देखते हैं क्या आता है। अगर आप HE मतलब हेड लॉस ड्यू टू एक्सपांशन को एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी चीजों को एक तरफ रखते हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए HE को मैं एक तरफ रखता हूँ, बाकी सबको उस तरफ लेके जाता हूँ, तो क्या मिलेगा, P1 अपॉन ρg माइनस P2 अपॉन ρg। P1 अपॉन ρg माइनस P2 अपॉन ρg को मैं P1 माइनस P2 अपॉन ρg ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g, ये V2 स्क्वायर अपॉन 2g उस तरफ जाएगा, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g ऐसे लिख सकते हैं। V1 स्क्वायर अपॉन 2g, V1 स्क्वायर अपॉन 2g, या इस तरह से लिख सकते हैं V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g, बराबर। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मिला, हेड लॉस इक्वल्स टू हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन इक्वल्स टू P1 माइनस V2 अपॉन ρg प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g, ये मिला है। तो इक्वेशन नंबर 1 दिया है इसको, ठीक। अब क्या करेंगे अपन, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 दे चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, ये P1 माइनस P2 के वैल्यू को रिप्लेस करना। याद कैसे रखेंगे एक्सप्रेशन, कई बार अपन एक्सप्रेशन भूल जाते हैं, याद कैसे रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 तो मिला है मुझे, मैं यहाँ पर P1 माइनस P2 की वैल्यू पुट करूंगा,
किसी अलग तरह से अपन पुट करेंगे वहां पर, जो V1 और V2 के फॉर्म में होगा, और वो पुट करने के बाद आपको फाइनल हेड लॉस इनटू एक्सपांशन मिलेगा। ठीक है, तो अब वो P1 माइनस P2 की वैल्यू अपन कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ क्या करेंगे, आपने बर्नौलीज थ्योरम तो अप्लाई कर लिया एक बात। दूसरी बात हमें क्या करना है, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 के बीच में जितना लिक्विड है इसको हमने कंट्रोल वॉल्यूम बोला। क्या बोला इसको? जो मैंने ग्रीन पेन से, जो मैंने ब्लू पेन से आपको डॉटेड एरिया लिखा है, दैट इज कंट्रोल वॉल्यूम। अब एक कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको डिटेल में थर्मोडायनामिक्स में बता दूंगा, ये आपने पढ़े भी होंगे। ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम मतलब क्या, इतना आपने वॉल्यूम मतलब कंसीडर किया, कितना वॉल्यूम, सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 2 के बीच का आपने वॉल्यूम कंसीडर किया है, राइट। अब उस वॉल्यूम को आपने कंट्रोल वॉल्यूम बोला, तो मैं एक बार लिख लेता हूं उसके बारे में। कंसीडर द कंट्रोल वॉल्यूम of fluid between sections 1 and, ठीक है, ये 1 और 2 के बीच में जो आपने एरिया कंसीडर किया, इतना ये फ्लूइड कंसीडर किया, दैट इज नथिंग बट द कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बिटवीन सेक्शन नंबर 1 and 2। सीधी सीधी भाषा में बोलो, ये सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 के बीच का जितना फ्लूइड है वो फ्लूइड मतलब अपना कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम। ये कंट्रोल वॉल्यूम के लिए आप बात कर रहे हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू कंट्रोल वॉल्यूम। किसको अप्लाई करते हैं हम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंट्रोल वॉल्यूम को अप्लाई करते हैं। तो उसके हिसाब से क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of force, net force in the direction of fluid is equals to इस कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर, इस कंट्रोल वॉल्यूम में जितना फ्लूइड है उस फ्लूइड के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड, यानी F इक्वल्स टू dt बाय dt। ये अपने मतलब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था शुरुआत में, F इक्वल्स टू dt बाय dt, अदरवाइज F इक्वल्स टू ma, वो उसका ही एक्सपांशन था, F इक्वल्स टू ma का ही, इसको ही हम अगर सॉल्व करेंगे डिटेल में तो F इक्वल्स टू ma मिलेगा, राइट। वो बेसिक स्टेटमेंट था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब हम क्या करते हैं, ये फ्लूइड का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड एट सेक्शन नंबर 1 माइनस मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड एट सेक्शन नंबर 2। यहाँ का मोमेंटम और यहाँ का मोमेंटम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिलेगा। और F नेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, F नेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इस डायरेक्शन ऑफ फ्लो में नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर इस सेक्शन पे P1 into A1 जितना प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है, सेक्शन नंबर 2 पे P2 into A2 जितना प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है, और तीसरा फोर्स कौन सा है यहाँ पर, ये प्रेशर यहाँ पर आपने इडीज की वजह से प्रेशर, मतलब इडीज की वजह से लगने वाला प्रेशर को P डैश कंसीडर किया, वो कितने एरिया के ऊपर लग रहा है, A2 माइनस A1 जितने एरिया के ऊपर। तो यहाँ पर प्रेशर फोर्स है P1 into A1, यहाँ पर प्रेशर फोर्स P2 into A2, दो सेक्शंस पे प्रेशर फोर्स, और तीसरा फोर्स है प्रेशर फोर्स ड्यू टू इडीज, प्रेशर फोर्स ड्यू टू इडीज जिसको हमने P डैश कंसीडर किया था, वहां का प्रेशर इंटेंसिटी कितने एरिया के ऊपर लग रहा है, A2 माइनस A1, तो प्रेशर फोर्स कितना होगा फिर यहाँ पर P डैश into A2 माइनस A1, इतना इडीज की वजह से प्रेशर फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर नहीं लगा, मैंने सिर्फ दिखा दिया वहां पर, ठीक है। P डैश into A2 माइनस A1 इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लगेगा, तो वो तीनों का एडिशन करेंगे तो आपको नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मिलेगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, फ्लूइड का इस सेक्शन पे मोमेंटम माइनस इस सेक्शन पे मोमेंटम, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, ध्यान से देखिए ना।
हर एक चीज में अलग अलग फॉर्मूले छुपे हुए। नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, P1 इंटू A1 फ्लो के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, P2 इंटू A2 फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में है नेगेटिव, और उसके बाद P डैश इंटू A2 माइनस A1 फ्लो के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, P डैश इंटू A2 माइनस A1। ये हो गया नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। इक्वल्स ऑफ देखना। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट करना है। मतलब क्या, मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड एट सेक्शन नंबर 1 माइनस मोमेंटम ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन नंबर 2, ये 2 माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल। अब मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। मोमेंटम का एक फॉर्मूला था अपने पास। मोमेंटम बेसिक फॉर्मूला तो क्या होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, मतलब मोमेंटम पर सेकंड चाहिए। तो मोमेंटम पर सेकंड मतलब मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी, बराबर है क्या। एक काम करते पहले आपको मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करना मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ। मान लो आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है फ्लूइड का मोमेंटम पर सेकंड कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम पर सेकंड विल बी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम पर सेकंड चाहिए तो मास पर सेकंड मतलब मास फ्लो रेट मतलब m डॉट इनटू वेलोसिटी, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम पर सेकंड चाहिए था। फिर मास फ्लो रेट का फार्मूला होता है, मास फ्लो रेट का फार्मूला कितना होता है, रो ए वी, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। ये होता है अपना मास फ्लो रेट। इसके पहले बताया था मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाते वक्त। मास फ्लो रेट कितना होता है, रो ए वी इनटू ए वी, मतलब कितना होगा, ये कितना हो गया, ये हो गया रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। कितना होगा ये, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। क्या है रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, मोमेंटम पर सेकंड। अब ये रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर सेक्शन नंबर 1 पे लेंगे तो रो इंटू A1 इंटू V1 स्क्वायर, और सेक्शन नंबर 2 का मोमेंटम पर सेकंड लेंगे तो रो इंटू A2 इंटू V2 स्क्वायर, बराबर है क्या। दो सेक्शन का मोमेंटम पर सेकंड। अब दो सेकंड का मोमेंटम, दो सेक्शन का मोमेंटम पर सेकंड का डिफरेंस लेंगे तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड मिलेगा। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड मिलेगा कब, फाइनल मोमेंटम पर सेकंड माइनस इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड लेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड मिलेगा, राइट। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये दिस नेट फोर्स इक्वल्स टू मैं लिखता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम पर सेकंड ना, क्योंकि रेट चाहिए हमें। फाइनल मोमेंटम पर सेकंड अपॉन सॉरी माइनस इनिशियल मोमेंटम, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मोमेंटम पर सेकंड एट सेक्शन 2, मोमेंटम पर सेकंड एट सेक्शन 2 माइनस मोमेंटम पर सेकंड एट सेक्शन नंबर 1। एट सेक्शन नंबर 1, राइट। फ्लूइड का मोमेंटम पर सेकंड एट सेक्शन नंबर 1 एट सेक्शन नंबर 2 माइनस फ्लूइड का मोमेंटम एट सेक्शन नंबर 1। लेकिन फ्लूइड का मोमेंटम पर सेकंड अभी कैलकुलेट किया था रो ए इंटू वी स्क्वायर, राइट। तो कैसे मिलेगा आपको, ये नेट फोर्स इक्वल्स टू दिस नोट, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, रो। यहां तक तो आपको समझा होगा, आगे बढ़ते, यहां तक आपको समझा होगा, आगे बढ़ते। अब क्या करना है देखो, इसी को थोड़ा सा एक्सपांड करते चलना है। अब ये आप नोट कर लेना अच्छे से, नोट्स वगैरह बना लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेट फोर्स P1 A1 माइनस P2 A2
प्लस पी डैश ए टू माइनस ए वन। अब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से ये पता चला कि पी डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी डैश इज इक्वल टू पी वन। एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चला, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा साइंटिस्ट लोगों ने, तो वहां से ये पता चला उनको कि पी डैश जो है पी डैश दस पी डैश इज नथिंग बट पी वन। पी डैश की वैल्यू पी वन के बराबर ही होती है। अगर पी डैश की वैल्यू पी वन के बराबर होगी तो आप वहां पर पुट करोगे पी डैश की जगह पर पी वन, ठीक है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट आपको ये पता चला कि पी डैश की वैल्यू पी वन के बराबर ही, तो आपको ये नेट फोर्स कितना मिला, नेट फोर्स लेफ्ट साइड का, देयरफॉर P1 माइनस A1 सॉरी P1 A1 माइनस P2 A2 P1 A1 माइनस P2 A2 प्लस P1 इंटू A2 माइनस A1 P1 इंटू A2 माइनस A1, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड कितनी होगी, राइट हैंड साइड अब देखो मोमेंटम पर सेकंड कितना आया था, अभी मैंने आपको समझाया था, किसी भी पॉइंट का मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा, रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, रो ए बी स्क्वायर, दिस इज योर मोमेंटम पर सेकंड। मोमेंटम पर सेकंड मतलब क्या, मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी, मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन मोमेंटम पर सेकंड चाहिए तो मास फ्लो रेट मतलब मास पर सेकंड इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता तो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम पर सेकंड है इसलिए मास पर सेकंड इंटू वेलोसिटी। मास पर सेकंड मतलब मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट मतलब एम डॉट, एम डॉट मतलब कितना होता है, एम डॉट मतलब होता है रो इंटू ए इंटू वी, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हो मैंने समझाया था ये कैसे आया है, इंटू ये वी, रो ए वी इंटू वी मतलब कितना होगा, रो ए वी स्क्वायर, इसलिए इतना आ गया आपका मास फ्लो रेट सॉरी मोमेंटम पर सेकंड। अब मोमेंटम पर सेकंड एट सेक्शन नंबर 2 माइनस मोमेंटम पर सेकंड एट सेक्शन नंबर 1 लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, रो इंटू A2 V2 स्क्वायर माइनस रो इंटू A1 V1 स्क्वायर बराबर है क्या। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब सेक्शन नंबर 2 का मोमेंटम माइनस सेक्शन नंबर 1 का मोमेंटम। मोमेंटम पर सेकंड इतना आता है तो पुट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये P1 माइनस A सॉरी P1 A1 माइनस P2 A2 प्लस P1 A2 माइनस P1 A1 माइनस P1 A1। अब यहां से क्या होगा, ये P1 A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, P1 A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस P1 A1 माइनस P1 A1 कैंसिल आउट, इक्वल्स टू क्या मिला आपको, इक्वल्स टू रो कैंसिल आउट हो जा सॉरी रो आप कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा कौन, A2 V2 स्क्वायर माइनस A1 V1 स्क्वायर, राइट। यहां पर क्या बचा, P1 A2 माइनस P2 A2 मतलब P1 माइनस P2 A2 इक्वल्स टू रो इंटू A2 V2 स्क्वायर माइनस A1 V1 स्क्वायर, राइट, बराबर है क्या। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं अभी, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2, कंटिन्यूटी इक्वेशन एट सेक्शंस 1 एंड 2 क्या मिलेगा फिर, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है आपको कि जो ऊपर इक्वेशन मिला है वहां से मुझे A1 को हटा देना, कहां से, इस कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके मुझे A1 को हटा देना है, तो क्या मिलेगा, देखो यहां से मुझे A1 को हटाना है तो मैं A1 इक्वल्स टू लिखता हूं, A1 इक्वल्स टू A2 V2 अपॉन V1, A2 V2 अपॉन V1। इस A1 को इस इक्वेशन नंबर ऊपर वाले इक्वेशन नंबर मैं पुट करूंगी, इक्वेशन में पुट करोगे तो A1 को एलिमिनेट कर दो, देखते आगे क्या मिलता है, A1 को एलिमिनेट करके देखते आगे क्या मिलता है, ठीक है। Now this equation will become as P1 minus P2
ये P1 माइनस P2 इंटू A2 इक्वल्स टू रो इंटू रो तो दोनों जगह पे कांस्टेंट है, यहाँ पर सभी तरफ डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। रो इंटू A2V2 अपॉन V, सॉरी रो इंटू A2 इंटू V2 स्क्वायर, वो तो वैसे ही रहेगा। चलो दिस मच लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू रो टू V2, सॉरी रो इंटू A2 V2 स्क्वायर, वो तो वैसे के वैसे रहेगा। A1 को रिप्लेस कर देना है, A1 के जगह पर पुट करेंगे A2 इंटू V2 अपॉन V1, सो माइनस A1 के जगह पर पुट किया A2 इंटू V2 अपॉन V1, A2 इंटू V2 अपॉन V1 इंटू V1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर। एक V1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा, ऊपर का एक V1 नीचे का V1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या। अब एक काम करते हैं, ये रो को इस तरफ लेके जाते हैं P1 माइनस P2 अपॉन, ठीक है, तो P1 माइनस P2 अपॉन रो, P1 माइनस P2 अपॉन रो इक्वल्स टू A2 को उस तरफ लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा, A2 V2 स्क्वायर, ये तो पहले वैसे के वैसे काम, यहां से क्या मिला A2 इंटू V2 V1 या A2 इंटू माइनस A2 इंटू V1 V2, ऐसे भी बोल सकते हो, बराबर है क्या, अपॉन ये V2 अपॉन A2, इधर का A2 आप लेके गए उस तरफ, बराबर है क्या। अब ऊपर से A2 कॉमन ले लो, नीचे का A2 ऊपर का A2, दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का A2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ऊपर दोनों में भी न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में भी A2 है, डिनोमिनेटर में भी A2 है, तो ऊपर का A2 कॉमन लेंगे और नीचे का A2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, P1 माइनस P2 अपॉन रो, P1 माइनस P2 अपॉन रो विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, V2 स्क्वायर माइनस V1 V2, इतना ही बचेगा, बराबर है क्या, V2 स्क्वायर माइनस V1 V2, इतना ही बचेगा। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी थी वैल्यू किसकी, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी की वैल्यू पुट करनी थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर G से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि P1 माइनस P2 की वैल्यू नहीं है अपने पास, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर पुट करना है, लेकिन अपने पास क्या है, P1 माइनस P2 अपॉन रो की वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम G से डिवाइड करेंगे और राइट साइड पे भी G से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पे भी G से डिवाइड करेंगे, राइट साइड पे भी G से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ G से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बताएगा करता हूँ, यहाँ पर G से डिवाइड करता हूँ, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो यहाँ पर G लिया P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 अपॉन V1 V2 अपॉन G, इस तरफ भी G लिया, इस तरफ भी G लिया, G कैंसिल हो जाएगा, बराबर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करने वाले थे, पहले ही डिसाइड हो चुका था, हम P1 माइनस P2 की वैल्यू, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे V1 और V2 के फॉर्म में, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जो आपका हेड लॉस मिला हुआ था। एक बार ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी तो अपना काम हो गया, राइट। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ठीक है, अब क्या करेंगे, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जो अपना पहला इक्वेशन था। अब देखेंगे क्या मिलता है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो देखते क्या मिलता है। ठीक है, He equals to head loss due to sudden expansion, He equals to मिलेगा इक्वेशन में P1 माइनस P2 अपॉन रो जी की जगह पर V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन G, ये वैल्यू पुट कर ली, प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ये वैल्यू, राइट, सही है। अब क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये इसका दोनों का हमें समेशन करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दोनों का अगर समेशन करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 2 से डिवाइड भी करता हूँ, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 कैंसिल हो गया, कुछ फर्क पड़ा क्या, कुछ नहीं, बस एडजस्टमेंट किए। अब इस टर्म का भी डिनोमिनेटर 2G है, इस टर्म का भी डिनोमिनेटर 2G है, दोनों भी टर्म्स का डिनोमिनेटर 2G है, तो अपन दोनों भी टर्म्स का एडिशन कर सकते हैं, मतलब दोनों टर्म्स के न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा। He will be equals to 2 into V2 square minus 2 into V1 V2,
2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू V1 V2, ये पहले टर्म और ये दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर का एडिशन होगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, दोनों का एडिशन हो गया, डिनोमिनेटर में 2g बचेगा। बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलता है, सिंप्लीफाई करके देखो क्या मिलता है, h इक्वल्स टू 2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस ये 1 V2 स्क्वायर, 2 V2 स्क्वायर माइनस 1 V2 स्क्वायर मतलब कितना, 1 V2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू V1 V2 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। तो मुझे बताओ ये ऊपर जो आपको दिख रहा है किस चीज का एक्सपांशन है, V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 प्लस V1 स्क्वायर, या V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 प्लस V2 स्क्वायर, ये कौन से टर्म का एक्सपांशन है, दिस इज एक्सपांशन ऑफ V1 माइनस V2 ब्रैकेट स्क्वायर, इस टर्म का एक्सपांशन है अपॉन ये 2g वैसे के वैसे मिलेगा। सो दिस इज योर फाइनल हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन, दिस इज योर फाइनल हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जिसके लिए आप डिराइव कर रहे हैं। V1 मतलब क्या, V1 मतलब इस सेक्शन नंबर 1 की वेलोसिटी, V2 मतलब सेक्शन नंबर 2 की वेलोसिटी। सेक्शन नंबर 1 आपने जस्ट बिफोर मतलब एक्सपांशन के पहले कंसीडर किया था, और सेक्शन नंबर 2 को आपने एक्सपांशन के बाद कंसीडर किया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया सडन एक्सपांशन की वजह से हेड लॉस या एनर्जी ड्यू टू सडन एक्सपांशन। ओके, यहाँ पर अपना माइनर एनर्जी लॉसेस में से एक लॉस खत्म हुआ। अगले क्लास में अपन सेकंड लॉस देखेंगे, यानी सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होने वाला लॉस देखेंगे, वो कितना आता है, और उसके बाद वाले वीडियोस में हम ये सब देखेंगे, ठीक है, बाकी बचे हुए लॉसेस देखेंगे। तो दिस इज ऑफ टू मच इम्पोर्टेंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सप्रेशन काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना सब लोग, और नोट्स वगैरह प्रॉपरली बना देना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ये एक्सप्रेशंस तो फाइंड आउट करने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका पूछा जा सकता है, या इसके ऊपर आपको MCQs भी पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, डेरिवेशन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना और इसके अच्छे से नोट्स बनाना। अगले वीडियोज़ में अपन बाकी के हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे, बाकी के माइनर लॉसेस अपन कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए आप इसके अच्छे से नोट्स बना देना। थैंक यू।